सत्ता में अब उस कहानी की बात जिसमें क्राइम, थ्रिलर और सस्पेंस की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये वो मर्डर मिस्ट्री है जिसके नए नए एपिसोड देखकर लोगों का रिश्तों पर भरोसा और कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि इसमें प्यार, भरोसे और रिश्तों का ही कत्ल है। आज हम मेरठ के सौरभ हत्याकांड के 4 नए चैप्टर खोलने जा रहे हैं, जिसमें मर्डर का जश्न है। हिमाचल प्रदेश के कसोल में एक होटल के कमरा नंबर 203 की कहानी है। उस कैब ड्राइवर की गवाही है जो सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल को हिमाचल ले गया। और कातिल मुस्कान के ऐसे अरमान हैं जिसकी वजह से उसने अपने पति सौरभ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन शुरुआत हम साहिल और मुस्कान के ऐसे वीडियो से करते हैं जिसे अब तक आपने नहीं देखा होगा, और इनसे ये पता चलेगा कि इन दोनों में सौरभ की हत्या के बाद भी ना कोई डर था, ना ही पछतावा। ये दोनों वीडियो हिमाचल प्रदेश के हैं, जहां साहिल और मुस्कान सौरभ के टुकड़े टुकड़े करने के बाद गए थे। वहां मुस्कान ने साहिल का बर्थडे मनाया और पति के मर्डर के बाद प्रेमी के लिए केक ऑर्डर किया। इस केक पर मुस्कान ने साहिल का नाम शंकर लिखवाया, क्योंकि वो साहिल को शंकर कहकर बुलाती थी। दूसरे वीडियो में साहिल और मुस्कान डांस करते हुए दिख रहे हैं, और ये वीडियो किसी क्लब का बताया जा रहा है, जहां जन्मदिन का केक काटने के बाद दोनों जश्न मनाते दिखे। इस वीडियो में साहिल फ्लोर पर डांस कर रहा है और मुस्कान वीडियो बना रही है, लेकिन असल में ये जश्न बर्थडे का नहीं बल्कि सौरभ की हत्या का है। इसके अलावा कातिल मुस्कान की कुछ नई तस्वीरें भी मिली हैं, जिसमें वो बर्फबारी का आनंद ले रही है। सोचिए, ये वही महिला है जिसने कुछ घंटे पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के टुकड़े टुकड़े किए और फिर जश्न मनाने हिमाचल चली गई। अब आपको वो होटल भी दिखाते हैं जहां साहिल और मुस्कान 6 दिन रुके, सौरभ के मर्डर का जश्न मनाया, होली पर बेशर्म रंग दिखाया और फिर मेरठ वापस आ गए। कसोल का ये होटल अब पुलिस के रडार पर है, जहां वो जांच करने जाएगी, जिसका नाम है पूर्णिमा होटल। पुलिस के अनुसार सौरभ की हत्या के बाद साहिल, मुस्कान सबसे पहले हिमाचल प्रदेश गए। वहां साहिल और मुस्कान कसोल के पूर्णिमा होटल के कमरा नंबर 203 में रुके। 10 मार्च को होटल पूर्णिमा में चेक इन किया और 16 मार्च को चेकआउट किया। इस होटल में साहिल ने अपने नाम से कमरा बुक कराया और एंट्री करते वक्त मुस्कान की एंट्री पत्नी के तौर पर कराई। इसी होटल में 11 मार्च को मुस्कान ने साहिल का जन्मदिन मनाया। हालांकि होटल स्टाफ के अनुसार ज्यादातर साहिल और मुस्कान होटल के कमरे में ही रहे। हमारी टीम भी कसोल के पूर्णिमा होटल पहुंची, होटल के स्टाफ से बात की। स्टाफ ने हमें साहिल के नाम की एंट्री भी दिखाई, जिस पर उसके साइन थे। हालांकि किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि वो एक शख्स की हत्या करके यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं। बड़ा क्या है, मतलब कि एक्सचेंज करेंगे तो कौन करने लगेगा। इनका नाम साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी नाम है इनका। ये 10 तारीख को यहाँ पे आए थे स्टे के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के रुके थे, रखे 5 दिन के रुके थे, और 16 को चेकआउट होता है इनका। लेकिन हम जैसे आईडी मांगी तो उन्होंने बोला कि हमारी वाइफ ही है, जबकि साथ उनका ड्राइवर था, बाकी और कोई भी नहीं था। लेडी को उन्होंने बताया वाइफ ही है। हाँ, वाइफ ही, मतलब ऐसे उन्होंने प्रेजेंट किया था कि वाइफ है मेरी है। यूजुअली वो कमरे में रहते थे ज़्यादा अपना टाइम ना, मतलब बाहर भी कम ही जाते थे। कभी मतलब दिन में एक आधा बार निकलते थे बाहर, बाकी उनका जो भी मतलब खाना वगैरह रूम में ही जाता था। मतलब उनका बाहर मतलब लोगों से इतना मिलते नहीं थे वो, मतलब जैसे स्टाफ वगैरह से इतना बातचीत नहीं थी। अब इस मर्डर मिस्ट्री की तीसरी कुंजी में उस कैब ड्राइवर से मिलिए जो सौरभ का कत्ल करने वाले साहिल और मुस्कान को मेरठ से हिमाचल ले गया, जो लंबे वक्त तक इन दोनों के साथ रहा। उस ड्राइवर ने पहली बार कैमरे पर गवाही दी है। ये वही कैब ड्राइवर है जिससे मुस्कान ने हिमाचल पहुंचने के बाद साहिल के बर्थडे का केक मंगवाया था। इसके लिए मुस्कान ने कैब ड्राइवर को कुछ वॉइस मैसेज भेजे, जिसमें मुस्कान ने ड्राइवर को केक लाने को कहा, साथ ही बताया कि साहिल को सरप्राइज देना है। इस पर मुस्कान ने शंकर नाम लिखवाया, क्योंकि वो साहिल को इस नाम से भी बुलाया करती थी। सबसे पहले वो वॉइस नोट सुनिए, जिसमें मुस्कान की आवाज है। भैया, आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूँगा। बस आपको इतना करना है। भैया, आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊंगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज देना है रात को, केक कट करवाना है। भैया, आप अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना,
कोई सा भी केक ले आना और उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा, बाबा लिखवाना है, ठीक है ना। और आप बोलना यहाँ लाके कि ये आपका सामान है, इसे रख लो, मैं सुबह ले लूँगा। हाँ, अभी ले आओ आप, पैसे मैं आपको कल ही दे दूँगी। बस अभी ध्यान रखना, पता ना चले उसमें केक है, तो ऐसे ही रख के लाना कि उसमें लगना चाहिए आपका सामान है। साहिल और मुस्कान को हिमाचल ले जाने वाले इस कैब ड्राइवर के अनुसार दोनों ने पूरे सफर के दौरान जमकर नशा किया और उनकी बातों को सुनकर यह अंदाजा भी नहीं हुआ कि दोनों किसी की हत्या करके जा रहे हैं। अजब जी, आपको पता था कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं? ना कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं था मेरे पास। कोई जो बुकिंग उसका जो ये कांड हुआ उसको मालूम नहीं था मुझे। बस मेरे पास तो सुबह ही कोई 10-11 बजे फ़ोन आया था विकास भैया का, नो बुकिंग है दिल्ली चुंगी की, मैं जाना मनानी, बाहर 8-10 दिन का काम है, तो 10 दिन बाहर चला जाएगा, मैं 10 दिन चला जाऊँगा मैं बाहर। इस बीच पूरे समय पे आपको क्या लगा इन दोनों की बातचीत करके कि इन्होंने किसी हत्याकांड को अंजाम दिया? ना मुझे कोई मालूम नहीं था हत्या का। फिर वहाँ से जब यूपी में घुसे, अपने बॉर्डर पार करके यूपी में घुसे, उनके भाई ठेका देख लेना, मगर मुझे बियर पीनी है। मगर ठीक है भाई, जगह ठेका मिलेगा मैं रोक दूंगा। नशे के आदी थे या आपको? हाँ, नशे के आदी थे। बस मैं तो लड़की का जब पता लगा जब उधर से आए रात को मीट के लिए, जब ये लड़की ने मेरा क्या कहा। हत्याकांड का आपको कब पता चला कि ये हत्याकांड का पता लगा मुझे 19 तारीख की शाम को। मेरे पास वीडियो भेजी थी मेरे साले ने, उन्होंने देख रहे तो मैं इनको ले गए थे, तो वहाँ मगर इन्होंने ये कांड कर दिया। बस मेरा आगे इन्होंने 2 बार बात करी। एक बार तो जब वहाँ शिमला पहुँच गए, जब मम्मी नाम लिया, और एक बार और लिया, हाँ मैं बेटी से बात करा दूँगा। अच्छा, इस बीच उनका किसी का फ़ोन वगैरह किसी? नहीं, कोई किसी का नाम का कोई जिक्र नहीं हुआ इसमें। अच्छा, जब भी बात करते थे क्या वो गाड़ी से उतर के करते थे? हाँ, बस 2 बार बात करी उन्होंने गाड़ी से उतर के बस। कुछ दिन पहले मुस्कान का एक और वीडियो आया था जिसमें वो अपने पति सौरभ के साथ डांस कर रही थी। ये वीडियो देखकर कोई भी कह सकता है कि पति पत्नी कितने खुश हैं, लेकिन चारदीवारी के अंदर मुस्कान ऐसा प्लान बनाकर बैठी थी शायद ही कोई जानता था। सौरभ के परिवार का ये कहना है कि मुस्कान के अरमान इतने बड़े थे कि वो हीरोइन बनना चाहती थी और इसके लिए 2 बार घर छोड़कर भाग तक चुकी थी। वो तो जब से घर में आई थी, जब से हमारे तो सभी परेशान थे उससे, सभी परेशान थे उससे। उसको यहाँ पर भी रह के आज़ादी चाहिए थी कि मैं घूमूं फिरूं सड़कों पे, इधर, वो चीज़ हमें पसंद नहीं थी। भाग के आई थी और मेरे भाई को खुद भगा के लेके गई थी। 2 साल से पहले जाने से, मतलब जहाँ गया लंदन जाने से पहले भी ये कहीं भगी थी इसकी बाइक। सबसे पहले माधवपुरम भगी थी, उसके 3-4-5 महीने बाद ये गाजियाबाद भाग गई थी, मतलब पिक्चरों में काम करने, हीरोइन बनने के लिए। मुस्कान की वजह से वो डाउन आ गया था, दोस्ती यारी में भी, घर में भी, पैसे में भी। मतलब उसका बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया। जब से सौरभ की ज़िंदगी मुस्कान आई है, सौरभ की ज़िंदगी में डाउनफॉल आता चला गया लगातार। वो लड़का उभर ही नहीं पाया। उसका स्टैंडर्ड बहुत लो है, उसका रहन सहन, उसकी सोच, जो उनका एक माइंड सेट है वो बहुत लो है। वो उसी विचार की लड़की है, वही काम उसने यहाँ करा इनके साथ। सौरभ को अपनी बेटी से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था, पहला बच्चा था उसका। और मुस्कान का मैंने ये देखा है कि मुस्कान का अपनी बिटिया के प्रति कोई बहुत ज़्यादा लगाव था नहीं, जो एक माँ को होना चाहिए। पूछताछ में अभी अवैध संबंध में मेन मोटिव लग रहा है, लेकिन इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी, क्या पता कुछ और मोटिव हो। और जैसे मैंने बताया, बैंक स्टेटमेंट्स, जो आसपास के लोग हैं, जिनके फ्रेंड्स वगैरह हैं, परिजन हैं, सबसे पूछताछ की जा रही है, ताकि और भी जो भी तथ्य सामने आते हैं उनको एविडेंस का पार्ट बनाया जा सके। सत्ता में अब बात करते हैं उस शब्द की जिसकी चर्चा आज सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा हो रही है, और वो शब्द है परिसीमन। आज सत्ता में आपको परिसीमन और इस पर हो रही पॉलिटिक्स की पूरी जानकारी देंगे। ये तस्वीर परिसीमन पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुई मीटिंग की है। राज्यों में लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर आज 5 राज्यों के 14 नेताओं की बैठक हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ये मीटिंग बुलाई थी। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक और टीएमसी भी इसमें शामिल हुई। इस दौरान स्टालिन के नेतृत्व में एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई। जॉइंट एक्शन कमेटी ने परिसीमन के मुद्दे पर एक 7 सूत्रीय प्रस्ताव भी पारित किया है। अब निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अगली बैठक हैदराबाद में होगी। आज परिसीमन के नाम पर कैसे विपक्षी शक्ति प्रदर्शन हुआ, उसकी एक झलक आपको आइए दिखाते हैं।
बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में हैं। केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने कहा कि बीजेपी बिना विमर्श किए इस मामले में आगे बढ़ रही है, पहले विचार करना चाहिए। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संसद में सीटों को निर्धारित करने के लिए जनसंख्या ही एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत घटेगी। दरअसल परिसीमन पर असली लड़ाई ही नॉर्थ साउथ वाली है। दक्षिण के राज्यों का कहना यह है कि परिसीमन से उनकी लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर भारत की तुलना में और कम हो सकती है। अगर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या तय की जाएगी तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके पीछे उनकी दलील यह है कि साउथ के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण की नीतियां प्रभावी तरीके से लागू हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या को कंट्रोल किया गया है। लेकिन अब उसी जनसंख्या के हिसाब से अगर परिसीमन हुआ तो दक्षिण भारत के राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। सिर्फ 120 सेकंड में परिसीमन पर विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन वाला ये वीडियो ट्रेलर आप भी देखिए। இன்னொன்றை நான் தெளிவாக சொல்கிறேன், ஜனநாயக பிரதிநிதித்துவத்தை வலுப்படுத்தும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் நாம் எதிர்க்கவில்லை. ஆனால் அந்த நடவடிக்கையானது நியாயமான அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்தை பாதிக்கக்கூடாது என்றுதான் சொல்கிறோம். இந்த போராட்டம் மறுசீரமைப்புக்கு எதிரானதல்ல. இந்த போராட்டம் நியாயமான தொகுதி மறுசீரமைப்பு வலியுறுத்துகிறது என்பதை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். இதனை உணர்ந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை நான் கூட்டினேன். BJP is implementing a policy of demographic penalty. We are one country, we respect it. But we cannot accept this proposed delimitation because of it will politically limit us. It will punish us for being performing states. We have to stop BJP for implementing any unfair delimitation. इनका मकसद जो है बीजेपी का वो ये है, जहां से हम जीतते हैं वहां सीटें बढ़ा लो, यहां से हम हारते हैं वहां कम कर लो, परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएगी। ये इनका पहले से ही प्लान था कि साउथ को डिक्रीज कर देंगे, नॉर्थ को इंक्रीज कर देंगे, जहां जहां से हम जीतते हैं। प्राइम मिनिस्टर सेड population is not the criteria. When the Honorable Home Minister has said it is going to be a proportionate basis, so falsely, artificially is creating all this nonsense just because he wants to get diverted from the law and order and corruption issues. You cannot penalize states for successes in family planning. You know, there are many states. Proportionately, they will lose. And you know, 2000, if you were to take the 2025 population, estimated population. Proportionately, many states will lose their representation. वहीं चेन्नई से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में आरएसएस का महामंथन चल रहा है। संघ के सर कार्यवाह अरुण कुमार ने आज परिसीमन पर अपनी बात रखी। उन्होंने ये कहा कि परिसीमन पर अनावश्यक आशंका जाहिर की जा रही है। समाज में सबको लेकर चलने की बात करनी चाहिए, अविश्वास खड़ा करने से बचना चाहिए। परिसीमन के लिए एक्ट आता है, अभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, फिर क्यों इस पर राजनीति हो रही है? परिसीमन के लिए एक एक्ट बनता है, तो 2002 के अंदर डिलिमिटेशन एक्ट बना, उसके अंतर्गत परिसीमन हुआ। उससे पहले 1972 में एक्ट बना, उसमें परिसीमन हुआ। अभी जब परिसीमन होगा, उसका एक्ट बनेगा, उस समय डिस्कशन करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि अनावश्यक आशंकाएं खड़ी करना, अविश्वास खड़े करना, इससे बचना चाहिए। जब परिसीमन की इतनी चर्चा हो रही है तो आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये होता क्या है। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के कार्य को परिसीमन कहते हैं। इसका उद्देश्य परिवर्तित जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व तय करना होता है। जहां तक बात इसके संभावित असर की है, तो इसके कारण लोकसभा में अलग अलग राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या और किसकी विधानसभा की कुल सीटों की संख्या में बदलाव भी आ सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आखिरी बार परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में हुआ था। सत्ता में अब बात करते हैं नागपुर हिंसा की, जिसमें औरंगजेब वाली आग है, हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां हैं और अब इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले कनेक्शन का दावा भी है, जिस पर आज हमने एक कुंजी तैयार की है। सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया वाले उन शैतानों की जो दंगा प्रेमी हैं, जो भड़काऊ पोस्ट को हथियार बनाकर हिंसा भड़काते हैं। अब ऐसे कुछ दंगा प्रेमियों का सोशल लिंक पाकिस्तान और बांग्लादेश से निकला है। इसके बाद 17 मार्च की हिंसा का नया वीडियो प्रमाण, जिसमें आक्रामक भीड़ है, हर तरफ साजिश वाले पत्थर हैं और टारगेट पर पुलिस है। और तीसरी कुंजी सियासी कलेश पर, जिसमें हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार मुसलमानों की रक्षा की बात कर रहे हैं। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या कहना है, वो भी आपको जानना चाहिए। पहले बात उन लोगों की जो दंगे के वक्त ना मौके पर रहते हैं, ना पत्थर चलाते हैं, ना आग लगाते हैं, लेकिन उपद्रवियों की तरह खतरनाक होते हैं। और इनकी टूल किट होती है सोशल मीडिया, जहां वो भड़काऊ पोस्ट वाले पत्थर फेंकते हैं, मजहबी माचिस से आग लगाते हैं और नफरती शब्दों के जरिए भड़काते हैं। हमारे पास ऐसे कई सबूत हैं जिनसे आपको लगेगा कैसे ये लोग दंगों के असली स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर हैं। ऐसे ही भ्रामक और झूठी खबर फैलाने वाले कई यूट्यूबर्स पर एक्शन हुआ है। सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हिंसा की जांच में कई विवादित इंस्टाग्राम पोस्ट मिले जो हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में लिखे गए थे। नागपुर हिंसा का पाकिस्तान और बांग्लादेश कनेक्शन और भी खतरनाक है। एक नाम है नवाज खान पठान। इसके सोशल मीडिया हैंडल से आपत्तिजनक पोस्ट की गई, जिसमें लिखा गया, अभी तो सिर्फ अटैक किया है, अब पुलिस इसके इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करने की तैयारी में है। नागपुर साइबर पुलिस को जांच में कई इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पोस्ट मिले हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में लिखे गए हैं। कुछ ऐसे भड़काऊ भाषण के वीडियो भी हैं जिससे कहा गया है कि 15 मिनट दो, फिर देखो क्या कर सकते हैं। एक पोस्ट में लिखा है कि औरंगजेब पहले भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और कयामत तक जिंदा रहेंगे। जबकि एक पोस्ट में 6 अप्रैल को रामनवमी है, हिंदुओं को रामनवमी तक के लिए अस्पताल भेजो, ऐसी भाषा लिखी गई है। जांच में पता चलता है कि गिरफ्तार आरोपी फहीम खान ने हिंदू धर्म के खिलाफ कई आपत्तिजनक पोस्ट पहले भी किए थे। अब पुलिस जांच कर रही है कि मास्टरमाइंड फहीम ने पिछले कुछ दिनों में किस किस से बात की। बांग्लादेश और पाकिस्तान से उसका कोई कनेक्शन तो नहीं है। इसकी जांच के लिए डिलीट किए गए मैसेज को रिट्रीव किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक 89 दंगाइयों को अरेस्ट किया गया है। 67 सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सीएम ने भी यह ऐलान कर दिया है कि हिंसा में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों की संपत्ति बेचकर की जाएगी। इसके बाद अब आपको 17 मार्च का एक वीडियो दिखाते हैं जो अब वायरल हो रहा है। नागपुर हिंसा का वीडियो 8:06 का है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे दंगाइयों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। यहाँ पर पहले से पत्थर रखा गया है, मतलब ये कि हमले की प्लानिंग पहले से थी। जैसे ही पुलिस आती है, लाठी चार्ज होता है, भीड़ भागती है। पुलिस को लगता है कि भीड़ कंट्रोल हो गई, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस पर आक्रमण हो जाता है। ये दंगाई पुलिस पर पत्थर बरसाने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दंगाइयों का तो धर्म नहीं होता है, दंगाइयों की कोई विचारधारा नहीं होती है। आपको बता दें कि नागपुर में 17 मार्च को ही हिंसा में पहली मौत हुई है। घायल इरफान अंसारी का नागपुर के मेयो अस्पताल में इलाज चल रहा था, आज उनकी मौत हो गई। ये बात सच है कि दंगाइयों और उपद्रवियों का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि नेताओं का एक ही धर्म होता है और वो है वोट बैंक वाला धर्म। नागपुर हिंसा में नेता इसी धर्म का चश्मा पहनकर बयानबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंख दिखाएगा, वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो देश के लिए काम करता हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसके ऊपर कोई गलत आंख उठाएगा तो हम सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो समाज को तोड़ने का काम करेगा, जो समाज में हिंसा फैलाएगा, उसको छोड़ेंगे भी नहीं। इस बयानबाजी पर राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। किस तरह से सियासी कटाक्ष किए जा रहे हैं और बयानबाजी हो रही है, आप देखिए इस रील में। आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को
जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। जो भी अच्छा व्यक्ति है, देशभक्त है, देश के लिए काम करता है, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसके ऊपर कोई गलत आंख उठाएगा तो हम भी सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो समाज को तोड़ने का काम करेगा, जो समाज में हिंसा करने का काम करेगा, उसको छोड़ेंगे भी नहीं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा, जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बयानबाजी हो रही है, वो उनका अंतर्गत मामला है। आप क्या कर रहे हैं? हाथों में मेहंदी लगी हुई है आपकी, हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस फेलियर आपका। बोल दो कि इस देश में कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी बैच चलेगा क्या? फिर रूल ऑफ लॉ कहां है? फिर आइन से चलेगा, संविधान से चलेगा या तुम्हारे जोर पर चलेगा? नागपुर की घटना बोले तो सरकार फेलियर है, पुलिस भी फेलियर, प्रशासन भी फेलियर। जब पुलिस को 1.5 घंटे से पुलिस को बुलाया जा रहा था, 2 घंटे से, तब पुलिस क्यों नहीं पहुंची? हूटर बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है।